हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम जानेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कॉग्निजेबल ऑफेंस को सेक्शन 2 सब सेक्शन सी ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डिफाइन किया गया है। इसमें दिया गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant। So cognizable offense वो offense होते हैं जिनके लिए पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ये ऑफेंस सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं और इनकी पनिशमेंट मोर देन 3 इयर्स होती है। इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को इंडियन पीनल कोड के फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है। यहाँ पर हम कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि रेप, जिसे आईपीसी के सेक्शन 375 में दिया गया है। मोर एग्जाम्पल्स आर मर्डर, थेफ्ट, डोरी डेथ, किडनैपिंग। इन टाइप के ऑफेंसेस में अगर पुलिस ऑफिसर कोर्ट से वारंट इशू कराने में टाइम लगाएंगे, जिससे कि क्रिमिनल पुलिस से बच के निकल सकता है, तो इसीलिए इन ऑफेंसेस के लिए पुलिस ऑफिसर के पास ये राइट है कि वो बिना वारंट इशू कराए अरेस्ट कर सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को संज्ञेय अपराध भी कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम जानेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 2L के बारे में, जिसमें कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है। इन्हें असंज्ञेय अपराध भी कहा जाता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर को किसी को अरेस्ट करने के लिए पहले कोर्ट से वारंट इशू कराना होता है। इन ऑफेंसेस में ना ही पुलिस ऑफिसर एफआईआर फाइल कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट, और ना ही इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और ना ही बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर को इन ऑफेंसेस के लिए एफआईआर फाइल करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या सस्पेक्टेड पर्सन को अरेस्ट करने के लिए कोर्ट की परमिशन या डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस थोड़े कम सीरियस ऑफेंस होते हैं एज कम्पेयर टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के शेड्यूल 1 में ही मेंशन किया गया है। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक फोर्जरी विच इज़ मेंशन्ड अंडर सेक्शन 463 ऑफ आईपीसी, और चीटिंग अंडर सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी, और डिफेमेशन डिफाइंड इन सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी। आई होप आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। इन्हीं बेसिस पर अब हम इन दोनों के बीच डिफरेंस को जान लेते हैं, जो कि एग्जाम पर्पज से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो फर्स्ट डिफरेंस इज कॉग्निजेबल ऑफेंस को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 2 क्लोज सी में डिफाइन किया गया है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी के सेक्शन 2L में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट डिफरेंस इज कॉग्निजेबल ऑफेंस एज कंपेयर टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मच सीरियस होते हैं, क्योंकि इन ऑफेंसेस में विक्टिम या प्लेंटिफ को बहुत लॉस हुआ होता है। एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एज कंपेयर टू कॉग्निजेबल ऑफेंस कम सीरियस होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज अरेस्ट। कॉग्निजेबल ऑफेंस में एक पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, बट इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट इज एफआईआर। कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना ही एफआईआर रजिस्टर की जा सकती है, बट इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट एफआईआर रजिस्टर नहीं की जा सकती, और ना ही विदाउट परमिशन इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। नेक्स्ट डिफरेंस इज एग्जाम्पल्स। मर्डर, रेप, डोरी डेथ आर सम एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, एंड असोल्ट, चीटिंग, फॉर्जरी आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जैसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एक वर्ड यूज़ किया गया है जो कि है वारंट। तो वारंट के बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं, और इसके साथ ही हम समझेंगे समन्स के बारे में। हम जानेंगे कि समन्स और वारंट क्या होते हैं, ये सीआरपीसी के किस सेक्शंस में आते हैं, और इनकी डेफिनेशंस क्या है।
पहले हम बात करते हैं सम्मन्स की। सम्मन्स के बारे में सेक्शन 61 से 69 तक CRPC में बताया गया है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 61 में सम्मन की डेफिनेशन दी गई है। इसमें कहा गया है, एवरी सम्मन्स issued by a court under this code shall be in writing in duplicate signed by the presiding officer of the court or by such other officer as high court may from time to time by rule direct and shall bear the seal of court। यानी कि कोर्ट सम्मन इशू करेगी और सम्मन राइटिंग में होना चाहिए, साथ ही ये डुप्लीकेट में होना चाहिए, यानी कि इनकी 2 कॉपीज इशू की जाती है और कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसे साइन करेंगे या हाई कोर्ट के द्वारा ऑथोराइज ऑफिसर टाइम टू टाइम इसे, यानी कि वो ऑफिसर जो अभी अथॉरिटी में है वो इसे साइन करेंगे और सम्मन्स पर कोर्ट की सील भी होनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि सम्मन्स को किसे इशू किया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सम्मन्स का क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग है टू कॉल, यानी कि किसी को बुलाना। जब भी कोर्ट किसी पर्सन को कोर्ट में बुलाना चाहती है उसे सम्मन इशू किया जाता है। कोर्ट किसी पर्सन को कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए भी बुला सकती है या किसी दूसरे पर्सन का कोई केस चल रहा है उसके लिए विटनेस करने के लिए भी बुला सकती है, या अगर कोर्ट को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी पर्टिकुलर पर्सन से उसके लिए भी उसे बुलाया जा सकता है। सम्मन्स भेजकर कोर्ट किसी भी पर्सन को बुला सकती है और इसका पर्पस किसी को सिर्फ बुलाना ही है। नेक्स्ट अब हम जानते हैं वारंट के बारे में। वारंट को सेक्शन 70 से 81 तक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बताया गया है। सेक्शन 70 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 70 के क्लोज 1 में बताया गया है, एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय अ कोर्ट under this code shall be in writing signed by the presiding officer of such court or and shall bear the seal of the court। यानी कि किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए कोर्ट वारंट इशू कर सकती है। वारंट राइटिंग में होना चाहिए, साथ ही ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर से साइंड होना चाहिए और इस पर कोर्ट की सील होनी चाहिए। सेक्शन 70 के क्लोज 2 में दिया गया है, एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स until it is cancelled by the court which issued it or until it is executed। यानी कि वारंट तब तक फोर्स में रहता है जब तक जिस कोर्ट ने उसे इशू किया है वो खुद ही इसे कैंसिल ना कर दे या जब तक उसे एग्जीक्यूट ना कर लिया जाए। और जबकि सम्मन्स के केस में सम्मन्स तब तक फोर्स में रहता है जो डेट उस पर दी गई हो। जैसे कि अगर किसी को बुलाने के लिए कोई पर्टिकुलर डेट उस पर दी गई होगी, उस डेट तक ही वो फोर्स में रहेगा, चाहे वो पर्सन उस दिन कोर्ट में प्रेजेंट हो या ना हो। उस डेट के बाद वो सम्मन बाय डिफ़ॉल्ट कैंसिल्ड हो जाएगा। आई होप आपको सम्मन और वारंट के बारे में भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके इसके लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। और इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट और अदर लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।